एक बार इस सोफे पे बैठ के गुनाहगार महसूस करते हुए आप सबको आदाब। गुनाहगार इसलिए मैं हूं कि एक नैरेटिव आपको पिछले 9 साल से सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आइए अगले आधे घंटे में उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हैं। इस पल से पहले इन तीनों वक्ताओं से मेरा राब्ता नहीं, हम मिले भी नहीं, इसी हॉल में थे, नहीं मिले। मुझे अभी 5 मिनट पहले कहा गया कि आपको इनसे बात करनी है, तो मैंने सोचा मैं क्या बात करूं। ये सभी अपने अपने फील्ड के माहिर, लेकिन आज मैं माहिरों से बात करने नहीं आया, मैं बात करने आया हूं, मैंने कहा गुनाहगार, क्योंकि मेरा नाम है बाय डिफॉल्ट, मेरा बस नहीं चला उसमें, मेरा नाम है प्रवीण दत्ता। मैं इस देश के बहुसंख्यक समाज से आता हूं, तो मैंने कहा चलो आज तस्वीर तब्दील करते हैं। वो नैरेटिव जो 2014 से चल रहा है उसे आज पलटते हैं, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक करते हैं, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक करते हैं, और इस तस्वीर को बदल के अब बात करते हैं क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसमें हम 2014 से पहले रहते थे। और अगर तब्दीलियां आई हैं कुछ नाकाबिले बर्दाश्त, तो वो क्या तब्दीलियां हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूं उस शख्स से जो उस इदारे से ताल्लुक रखता है जो मुसलमानों की बहुत बड़ी जरूरत है, एजुकेशन, शिक्षा, जिन्होंने यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी चीज बना दी, और केवल मुसलमानों के लिए नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जो एक जिसको लोग कहते हैं आप रोशनी जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, आपने तो बाकायदा एक मास्ट लाइट जला रखी है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के नाम से। एक लंबा चौड़ा आपका अनुभव रहा है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, बतौर एक मुसलमान, एक जगे हुए मुसलमान, आपको क्या फर्क लगता है पिछले 9 साल के हिंदुस्तान और उससे पहले के हिंदुस्तान। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्शीद भाई रब्बानी का शुक्रगुजार हूँ। कल ही बात हुई थी और जयपुर तो मुझे आने था संडे को, लेकिन फिर मैंने कहा चलो खुर्शीद बुला रहे हैं तो चलना ही चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी जगह, ऐसा मंच मिले जहाँ बात करने का मौका मिले तो और भी अच्छी बात है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस तरह से कर सकता हूँ कि जोधपुर से, सूरसागर कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के का जो टिकट जिनको मिला है, जोशी जी, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी दफ़ा मेरी मदद। जो अभी वहाँ पर एमएलए हैं, अभी 4 दिन पहले ही उनका फोटो मेरे साथ शेयर हो रहा था। जी सूर्यकांता, हम उनको जी जी कहते हैं मोहब्बत से। वो सारे शहर में शेयर हो रहा था, देखो अतीक साहब कितनी आत्मीयता के साथ दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है, कहीं ना कहीं मसला दूसरा है। उसको अपन वोट की राजनीति भी कह सकते हैं, मुसलमानों की गलती भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं दूरियां हमारी अपने एक्शन से, रिएक्शन से भी बनी है। वोट एक ज़रूरत है, मैं वोट दूंगा तभी तो वो मेरे पास करीब रहेगा, वरना वो समझेगा भाई अभी इसका वोट मुझे नहीं मिलना तो मुझे इससे क्या लेना देना। तो कई चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हैं। उतनी मोहब्बत से अभी कोई 5-7-8 महीने पहले रमज़ान शरीफ में बहुत सारे लोग उसमें शायद वहाँ मौजूद थे, अशोक गहलोत साहब से तकरीबन हम शायद 45-50 मिनट तक गुफ्तगू में रहे। वो बात बात मेरा हाथ थाम करके ये कहने लगे कि मेरे बस में नहीं है, वरना मैं इनको पद्मश्री और पद्म भूषण मैं एजाज़ दूँ अपने हाथ से, और अपना ये जो चाहते हैं। तो ये बात नहीं है। बिन हैसुल कौम, मुस्लिम कम्युनिटी को पहले ये समझना होगा कि वो कहाँ रास्ता भटके, वो रास्ता कहाँ भूले, कि जिससे जो है मतलब कि जो है दूरियां बढ़ती गई। एक छोटी सी बात और मैं आपसे शेयर करूंगा जो इस हफ्ते की है। मैं कम से कम 2-3 जगह इस मंच पे इस बात को, ये बात अलग अलग जगह पर कह चुका हूँ कि 47 में हम आज़ाद हुए,
हम में से कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमारा यहाँ नहीं माल दाल पानी आटा बनेगा, चलो हम कहीं अलग बनते हैं। वो अलग हो गए। दो कौमों का फर्क महसूस करो आप। उन्होंने अपना मुल्क अलग बनाया और बहुत जल्द वो दो हिस्सों में बट गए। आज भी आप देखेंगे हर रोज इब्तिला आजमाइश में है, एक ज्यादा और एक थोड़ा कम, लेकिन है दोनों आजमाइश। अब आप अपनी तरफ देखिए, हमारे मुल्क ने भी आज़ादी पाई। हम में से कुछ समझदार लोगों ने सिर्फ एक बात पे तवज्जो दी, तालीम तालीम तालीम। देखिए उस तालीम का नतीजा क्या हुआ। सुनिक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिका की 3 बड़ी जो सबसे किसी मुल्क का शह रग होती है, मेडिकल, आईटी सेक्टर और फाइनेंस, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और आपके लिए इतना के लिए अर्ज कर दूं कि मिडिल ईस्ट के बेशतर ममालिक में, खुद मेरे जोधपुर के सीए, जो सीए की खान कहलाता है जोधपुर, मैं कई दोस्तों को जानता हूं जो बड़े बड़े शेखों के यहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर हैं इस वक्त, जोधपुर के लोग। आप क्या समझ रहे हैं कि जो है वो अरब जो चोगा पहने हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनका कमाल है कि पेट्रोल में कैसे कंट्रोल किया जाता है, फाइनेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, मुल्क को कैसे जो है वो आगे बढ़ाने का रास्ता है। दुबई जो आज इंटरनेशनल सबसे अगली जो है कतार का जो है मुल्क बन गया है, शहर बन चुका है। इसी तरह कतर बन रहा है, इसी तरह और लोग हैं। वहाँ के फाइनेंशियल एडवाइज़र इस मुल्क के पढ़े लिखे जवान जो वहाँ गए, उन्होंने किया। आपने क्या किया? आप में अगर दम होता तो आप एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की रिप्लिका 10-15 बनाते, आप भी पढ़ाते। और फिर ये आपके जहन में रहना चाहिए कि आपके यहाँ से जो बच्चे गए हैं अमेरिका, इंग्लैंड, वो भी इस तरह का मुकाम पाए हुए हैं। 4 साल पहले हमने एक जो है अभी क्या के अलीगढ़ के एक नौजवान को, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आज बाइडन के दोस्तों में शुमार होता है, उनको हमने पीएचडी एजाजी डिग्री दी थी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से दिया ना। आप बहुत लोग हैं, आप रास्ता बदलो। खामोशी के साथ में इनकलाब आ सकता है तालीम के जरिए। ये जो जज्बातियत है वो हमें कहीं का नहीं रख रही है। अभी भी जो पूना वाला का किया, वो कोई हमारा अच्छा रवैया नहीं था। तहजीब से तरीके से संभाल कर दिया जाता है। तो मेरा तो ये पैगाम इतना सही है और यहाँ तक महदूद है, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं कि भाई पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। सरकार उम्मीद है इंशाल्लाह रिपीट होगी। और उनमें से कई लोग मौजूद थे जहाँ अशोक गहलोत साहब ने इस बात का वादा किया है उन सब के बीच में कि इंशाल्लाह अपन जयपुर, अजमेर और कोटा में जोधपुर के तजर्बे को दोहराएंगे और 3 नई यूनिवर्सिटियाँ लाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने एक चीज देखा कि वैसे लोग कहते थे कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, वंस अ पुलिसमैन ऑलवेज अ पुलिसमैन। पता नहीं, शायद किसी जमाने में ठीक होता होगा। यहां आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, वंस अ स्कॉलर ऑलवेज अ स्कॉलर। मैंने इनसे इतना तल्ख सवाल पूछा 2014 से अब तक में क्या फर्क है, और आप अपनी इल्म की, अपनी तालीम की रोशनाई में सिवाय तालीम जैसे ऊपर वाले के इतने बड़े आशीर्वाद के अलावा दूसरी बात बोल नहीं रहे। अब भी अगर किसी को समझ ना आए कि सफलता और शांति और सौहार्द और खुशहाली का रास्ता क्या है, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इसी से बात आगे निकलती है। नईम साहब, आप तो जयपुर जैसे शहर में रहते हैं जहां माशाल्लाह तालीम भी ठीक ठाक है, और जहां तक मुझे मालूम है आपका जो व्यवसाय है, आपका बिजनेस है, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां लोग पढ़े लिखे ही हैं खासे। लेकिन फिर भी जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, साजिशन जिस तरीके की हरकत की गई थी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं और नईम साहब पड़ोसी हैं, ये मुझे अभी पता लगा, और हम कभी नहीं मिले। और मैंने कहा था गुनाहगार शुरू करते ही, तो गुनाहगार होने का दूसरा जो मेरे सर पे बोझ है वो ये है, नईम साहब, पढ़े लिखे लोगों के बीच जब वो सब हुआ
और जो किसी गांव में या किसी के यहाँ मतलब जाहिलों में होना चाहिए था कि तुम्हारी रसोई में बीफ है या तुम्हारी रसोई में फला धिका है, वो आपके साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब गुजरा, उसके बाद क्या आपके मन में बहुसंख्यक समाज को लेके कड़वाहट है या आप उस कड़वे अनुभव से और मजबूत होकर निकले? सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर कर दूं कि आप जो बार बार अपने आप को गुनहगार की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, और हम अक्सर जब अपने बिरादरान वतन यानी हिंदू भाइयों के साथ बैठते हैं तो हम कभी भी उनको गैर मुस्लिम नहीं कहते, क्योंकि एक जगह इसी तरह का वाकया था कि कोई बड़ा प्रोग्राम था, तो सिख समाज के लोग हमारे साथ थे, तो एक साहब ने कहा कि गैर मुस्लिम हजरात भी यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत होगी किस तरह से जब आपने हमें गैर कर दिया। तो आप जो है, हम इस पूरी हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ की आबादी है वो सब हमारे भाई और बहन हैं। डिफ्रेंशिएशन अपने बीच में है वो एक अलग बात है, लेकिन हम इनको बिरादरान वतन ही कह करके बुलाते हैं। दूसरी बात यह कि जो होटल में हादसा हुआ उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये मौजूद है कि एबीपी न्यूज़ के एडिटर ने जब उस पूरे बेल्ट में जहां हमारे बिरादरान वतन के लोग मौजूद हैं उनसे ये मालूम किया कि नईम रब्बानी साहब का किस तरह का बिहेवियर है या किस तरह का एटीट्यूड है इन 10 सालों के अंदर, तो एक शख्स और एक घर भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि नईम साहब का जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है या ये हमें परेशान करते हैं, इस तरह की हरकतें बार बार करते रहते हैं। तो किसी एक शख्स ने भी इस तरह की बात नहीं कही। तो ये बात ऐसी है कि जिससे सीना चौड़ा हो जाता है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये तौफीक दी कि हम हमारे दोस्तों के साथ और हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे जो भी दोस्त हैं इस पूरी हिंदुस्तान में रहने वाले, खासतौर से जयपुर में रहने वाले, उनके साथ हमारा बिरादराना ताल्लुकात हैं। असल कमजोरी हमारी मुझे लगती है कि यह है कि हम डायलॉग्स और कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमारी तरफ से रहता है। अगर ये कम्युनिकेशन गैप और ये डायलॉग हम शुरू कर दें अपने भाइयों के साथ में, तो ये कि बहुत जो दूरी बनी हुई है वो खत्म हो सकती है। इसका एक उदाहरण ये है कि यहाँ गलता पीठ बड़ा मशहूर पीठ है, आपको मालूम है। वहाँ के संत अवधेशाचार्य महाराज हैं जिनसे बराबर मेरी मुलाकात रहती है और धार्मिक गुरुओं के साथ भी उठना बैठना रहता है। तो जब हम उनके पास गए एक प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूर्वाग्रह रखते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि काफिर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम गाली समझते हैं। तो मैंने कहा काफिर का मतलब तो ये नहीं है कि गाली हो वो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे हैं, लेकिन एक आम तौर पर यह माना जाता है कि काफिर जो है वो एक गाली है। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, उन्होंने मुझे कहा ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप समाज के अंदर इस तरह की चीजें स्प्रेड करें, लोगों को बताएं कि वो जो इस्लाम का मैसेज है या मानवता का मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, और किस तरह से हम इस जयपुर को और पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डायलॉग और कम्युनिकेशन गैप जो दो बड़ी चीजें हैं, अगर ये सही लाइन पर रहती हैं तो ये मामला पूरा सही हो सकता है, और हमारी जो मोहब्बत और प्यार की जो फिजा जिसकी बात आपने की 2014 के बाद में, वो आगे तक बढ़ सकती है। और जो इस तरह के लोग इस तरह की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो 100% नाकाम होंगे, और जरूर इस काली रात में से सवेरा निकल करके आएगा। और ये हिंदुस्तान एक जो खूबसूरत मुल्क है, जो एक डाइवर्सिटी और गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, जो एक अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, जितने भी समुदाय इस देश के अंदर रहते हैं वो सब उसी तरह प्यार से रहेंगे जिस तरह से पहले से रहते हैं। शुक्रिया। गुनाह से शुरू हुआ सफर तालीम की रोशनाई में नहा के और डायलॉग और कम्युनिकेशन की जिसको ईसाइयत में कहते हैं बपतिस्मा लेके, बैप्टिज्म लेके, अब अब्दुल समद साहब आपके सामने हैं। आप सामाजिक इदारे में खासा रहे हैं और आपका पत्रकारिता से भी लेन देन रहा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप एक पढ़े लिखे मुस्लिम और पढ़े लिखे हिंदू, मतलब इस अब हिंदू मुस्लिम दोनों को निकाल दीजिए, एक पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़
इंसान में फर्क करते थे इससे पहले, जैसा अभी साहब ने कहा और उन्होंने कहा। एक चीज मेरे देखने में आई है, ये कौम निश्चित तौर पे हमारे मुल्क में पहले भी थी, लेकिन ये व्हाट्सएप के जमाने में कुछ ज्यादा खिल के सामने आई है। वो है पढ़े लिखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट्स। एक 10,000, 5,000, 25,000 का फोन लिया, उस पर व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया, उसके बाद उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, बेवकूफी में, जहालत में, और सबसे शानदार बात यह है कि उनका नाम होता है, उसके आगे प्रीफिक्स बड़े अच्छे होते हैं, वो खुद इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो जो बात इन लोगों ने कही कि अगर तालीम हो, डायलॉग और कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप से तेज डायलॉग क्या आज की तारीख में, तो इन दोनों के रहते अगर बहुसंख्यक समाज में जहालत हो सकती है, क्या आप मानते हैं? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताइए, इसके अलावा किस चीज की जरूरत है कि हम काफिर का मतलब भी ना समझ पाए? सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और राजस्थान में आप आए, जयपुर में कंक्लूड किया, उसके लिए आपके जो डायरेक्टर ऑनर हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शुरुआत है। और नईम ये खुर्शीद रब्बानी साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि आप इस कंक्लूड को जयपुर में लेकर आए। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी और फ़ख्र की बात है, और मैं कहता हूँ अहले जयपुर की तरफ से हम आपके मशकूर हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह राजस्थान के अवाम भी आपके साथ जुड़कर शाना बशाना आपके साथ जुड़कर काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। ये मैं अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एजुकेशन जो तालीम है ना, वो तो 100 ताले, 1000 ताले, लाख ताले की चाबी है। हर मसले की चाबी अगर है तो एजुकेशन और तालीम। और तालीम को आप किसी शोबे में बांधकर, किसी कम्युनिटी, किसी जात, किसी बरादरी से बांधकर नहीं रख सकते। और जहाँ तालीम की कमी होगी, वो समाज या वो कौम, वो बिरादरी, वो मुल्क पीछे और पिछड़ता ही चला जाए। तो मैं आपकी बात में अपनी बात को शामिल करते हुए बात कहना चाहता हूं कि जो तालीम का जो सिलसिला है और जो तालीम है, वो हर दौर में इम्पोर्टेंट रही, आज भी इम्पोर्टेंट है, और आज तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत है। अब तालीम होना चाहिए, और किस तरह की तालीम होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि तालीम जो है वो हमें फोकस रख के, टारगेट रखकर, गोल को निर्धारित करके एजुकेशन होना चाहिए। बिना तालीम के तो बात बनेगी नहीं। तालीम जो है वो सारे दरवाजे खोलते हैं, तो उसमें जो नफरत है, दूरियां हैं समाजों की, वो भी ख़त्म करता है। तालीम का ये भी एक रोल है कि वो मोहब्बतें पैदा करता है, एक दूसरे की से रग़बत पैदा करता है, दूरियां ख़त्म करता है, और समाज में तमाम तर जो भी तरक्कियात है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उनको एक सही मुकाम पे और सही करने का एक तरीका और सलीका भी देता है। तो तालीम होना चाहिए। आज के इस दौर में हम तालीम की बात करते हैं, लेकिन एक बात और भी है कि जो तालीम वाले हैं उनसे भी बहुत नुकसान समाज का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है, स्टेट का नहीं, कंट्री का भी हो। क्योंकि आप अपनी तालीम को अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, या उस तालीम को हम बिगाड़ का, नफरत का, दूरी का जरिया बनाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो देखने में आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग वो काम कर रहे हैं जो पहले हम बचपन से सुना करते थे कि जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेरोजगार हैं, कम पढ़े लिखे हैं,
जिनके बाद कारोबार कम है, वो छोटी बात सोचते हैं, ओछी बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, समाज में नफरत और दूरियां फैलाने की बात करते हैं। और एक अच्छा तबका, पढ़ा लिखा तबका, पैसे वाला तबका, ऑफिसर तबका, वो शायद इससे दूर है और लगता था दूर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कम खतरा हो रहा है समाज को, मुल्क को, सोसाइटी को। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो पूरी प्लानिंग से किस तरह से लोगों को बांटा जाए, मुल्क को बांटा जाए, वो आपके और हमारे सामने प्री प्लान, मुनज्जम तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, वो तो उनके लिए एक हथियार है, अपनी बात कहने का एक जरिया है। लम्हों में वो अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचा देते हैं। हम फर्क भी महसूस नहीं कर पाते कि ये जो न्यूज या जो इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है वो गोया सच भी है या नहीं, गलत है या फेक है। तो अब हमें ऐसे तालीम याफ्ता, ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे उद्योगपति, ऐसे ऑफिसरों से भी बचकर रहने की ज्यादा जरूरत है। आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि एक तो होती है तालीम और एक होती है इंफॉर्मेशन, जानकारी। अब जानकारी को ही लोग अगर तालीम मानने लगते हैं तो वो उस दौर में जीते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर, जहां सिर्फ एक 10,000 का फोन और एक ऐप डाउनलोड करने से आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल हो जाती है। लेकिन उसके बाद आप सिवाय जहालत के जहन्नुम में गोते लगाने के और कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, बिल्ली भी जहां गंदगी करती है खुद साफ करती है, ये तथाकथित पोस्ट ग्रेजुएट्स जहां रहते हैं उस पूरे इदारे को सिवाय गंदा करने की कुछ नहीं करते। मैं एक सवाल तीनों से है मेरा, शुरू करूंगा आपसे। आज की तारीख में, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में, वो एक इंसिडेंट अपनी याददाश्त का बताइए जो आपको लगता है कि हां हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, हां हिंदुस्तान में हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसको आप इस तरह से ले लें कि मैं अक्सर और बेशतर सभी लोगों के बीच में एक बात कहता रहता हूं कि भैया एक तो अपना हाल देख लो, अपने जिस मुल्क में है, और फिर पड़ोस के हाल देख लो कि मस्जिद पे भी जो है वो बंदूकधारी दरवाजे पे बैठे हुए हैं और वो जो है चेक करने के लिए और लगी हुई मशीनें कि उसमें से गुजर के जाओ कि कहीं इसके पास पिस्तौल या बंदूक तो नहीं है। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि नो डाउट इलेक्शन का जो सिस्टम है उसने जो है बांटा है, और उस बांटने की वजह भी यही रही है कि कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि अब ये वोट हमें नहीं मिलेगा तो उन्होंने एक नफरत का एक दूसरा अंदाज इख्तियार किया। फिर भी मैं अपने जो है वो दोस्तों से कहता रहता हूँ कि वक्त आएगा, और उस वक्त की मिसाल जब आई तो मैंने कहा देख लो, किसी नाम पे सही आपको पसमंदा के नाम पर जो है दावत दी जा रही है, तो ये दावत आपके बाद अवेलेबल होगी। बस आपको एक बात की जद्दोजहद करनी है, पूरे हिंदुस्तान को मिलकर जद्दोजहद करनी है कि आपको जो दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसकी हिफाजत करनी है, उस पर आगे बढ़ना है और उसके लिए जी जान लगानी है। शुक्रिया। नईम साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ये बात आपने बड़े बड़े नेताओं से सुनी होगी, और खासकर जो विपक्ष है इन दिनों वो कहता है कि जो मौजूदा सरकार है वो संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है और हमें हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत करनी। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो दिल्ली में या अलग अलग शहरों में खड़े होकर उसका विरोध करती हैं, कर सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपके अनुभव के आधार पर जो बीता, क्या आपको लगता है एक आम आदमी इस देश के मौजूदा कानून के रहते अपनी बात पर टिक कर, अनुभव से गुजरने के बावजूद फिर इस संविधान की कसम खा सकता है? देखिए, अभी मैंने अर्ज किया था कि इस देश की डाइवर्सिटी बड़ी खूबसूरत है,
और ये जो फिजा अभी चल रही है ये बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं रहने वाली, क्योंकि जुल्म को तो ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। एक आम आदमी की अगर आप बात करें तो वो इसी देश में रहता भी है, यहीं जो रोज़ उसको खाना पकाना जो भी कुछ करना वो यही करता है, यहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जाने वाला। जो लोग कहते हैं इस बात को वो शायद खुद ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लोग तो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने वाले। आपने भी देखा कि कर्नाटक के चुनाव में किस तरह से इस नफरत और जहर को फैलाया गया और ये तक कहा गया कि आप जब वोट करने जाएं तो बजरंग बली की जय बोलें और उसके बाद आप अपने बटन को दबाएं। लेकिन आपने वहाँ का रिजल्ट देखा कि कितना खूबसूरत वो रिजल्ट आया। तो इससे मुझे लगता है कि किसी भी तरह की नाउम्मीदी की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए और ये जो कुछ वक्त के लिए जो माहौल चल रहा है ये बहुत लंबा टाइम तक नहीं रहने वाला। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप डायलॉग करते भी रहे, कम्युनिकेट करते भी रहे हैं, लेकिन चूंकि आप खुद अकलियत का हिस्सा हैं, आप उसका असर एक बहुसंख्यक समाज के मुकाबले ज्यादा क्लोजली देख पाते हैं। समाचार मैं भी लिखता हूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं मेजॉरिटी अकलियत का अपने लिखे खबर का असर नहीं देख पाता हूं। खुशकिस्मत इस मायने में हूं कि मेरे जो अकलियत के जो मित्र हैं उनसे मैं बेबाकी से पूछता हूं कि मैंने ऐसा लिखा, इसका क्या क्या असर आपको लग रहा है। अपना असर मत बताइए, आपने आसपास जो देखा वो बताइए। जाहिर बात है वो मेरे दोस्त हैं, हो सकता है कभी मेरा लिहाज रख लेते हूं, लेकिन आज मैं सबके सामने बेबाकी से आपसे पूछता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर खबरें आती हैं उनका अकलियत क्या असर लेती है? देखिए, जहां तक मेरी उम्र है उसमें एक सबसे बढ़िया बात जो मैंने देखी है, मीडिया तो मीडिया रहा ही नहीं और उसकी जो भी वजूहात हैं, जो भी कमियां हैं, जो बंदिशें हैं, जो भी प्रेशर दबाव है, लेकिन हाँ कुछ लोग अभी जिंदा हैं, वो अल्लाह की मुबारकबाद हैं। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी जिसको आप माइनॉरिटी में कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, और मेजॉरिटी, उसके अंदर जो घनिष्ठ रिश्ता है वो आज भी बरकरार है। और आपके मीडिया वाले चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, लाख कोशिश के बावजूद भी उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। और कामयाब नहीं हो रहे हैं उसकी एक सबसे बड़ी अगर वजह कोई है, सबसे बड़ी समझदारी की, दानिशमंदी की, हुनरबंदी की अगर कोई वजह है, तो मैं ऐसी बात बता रहा हूं आपको कि शायद आपको अजीब लगे, लेकिन हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान की आपसी गंगा जमनी जो तहजीब और संस्कृति और प्यार मोहब्बत है, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने की जो जद्दोजहद और कोशिश है, हिंदुस्तान के संविधान को लागू किया जाए और जो हिंदुस्तान के कानून को अपने में समाया हुआ है या उसको उसकी हिफाजत का जो जिम्मा लिए हुए है, अगर मैं ये कहूं कि वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज मुस्लिम कम्युनिटी निभा रही है, तो मैं समझता हूं गलत नहीं हो। आज ऐसे माहौल में जब हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की सियासत हैं, तरह तरह के तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन हैं, और वहां पर करोड़ों मुसलमान बहुत खामोशी, बहुत संजीदगी से अपना हक निभा रहा है, अपने मुल्क को जोड़े रखने का हक निभा रहा है, संविधान को जोड़े रखने का और संविधान से जुड़े रखने का हक निभा रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, या मुस्लिम के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, या ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और मुसलमान को ये समझ रहे हैं कि ये लाचार और मजबूर और बेसहारा हो गया है, या डरपोक हो गया है, या डर रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा नजर मुझे नहीं आ रहा है। मुसलमान ये समझता है कि ये
एक टेम्परेरी फेस है, आएगा चले जाएगा। आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बहुत खूब। तो मुसलमान जानता है, और मुसलमान इस मुल्क की बका, उसकी अहमियत, उसकी गंगा जमनी तहजीब, उसके सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए जितनी संजीदगी, जितनी खामोशी से वो काम कर रहा है, मैं कहता हूं कि पूरी कौम लायक मुबारकबाद है। और कहीं लोग समझते हैं कि मुसलमान डर रहा है, मुसलमानों में परेशानियां, मुझे नजर ही नहीं आता। मुसलमान तो कल भी जैसा था आज भी वैसा ही है। हाँ, वो समझ रहा है कि हाँ अभी एक टेम्परेरी फेस है, आया है, वो चला जाएगा। इससे अच्छा कोई मोड़ नहीं हो सकता इस बातचीत को विराम देने का। मैं इस मंच से उन मुट्ठी भर लोगों को, बहुसंख्यक समाज के, मुझ गुनाहगार की कौम के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। 9-9.5 साल की कोशिश तो बेकार गई भाई। ये 3 लोगों से पिछले 30 मिनट से मैंने इतना माथा मारने की कोशिश की, इतने तल्ख सवाल पूछे, गलती से कुछ नफरत बलबला के बाहर आ जाए ना। सॉरी 9.5 साल बेकार। अब की बार फिर से वही कोशिश। तो ये जो मैंने कहा, मैं इन लोगों से इससे पहले नहीं मिला, आज पहली बार बातचीत हो रही है। नईम साहब पड़ोसी होने के बावजूद आज पहली बार मुझे ये फख्र हासिल हो रहा है कि मैं इन लोगों के साथ में बैठ के बात कर सकूं। लेकिन इस बहुसंख्यक जो कि आज अल्पसंख्यक बना, और इन अल्पसंख्यकों जो कि आज बहुसंख्यक बने, लेकिन इनकी बात में कोई बदलाव नहीं आया। ये वही हिंदुस्तानी उसी जज्बे के साथ जो 47 के साथ इस देश में रुके थे, 2023 में इस कौम को आज फिर वो जज्बा दे रहे हैं कि इस देश की माटी के साथ जो इनके पूर्वजों का जुड़ाव है वो आज भी वैसे के वैसा है। इस देश का वाकई कोई बिगाड़ थोड़ी सकता है कुछ, जहां के बाशिंदों ने गारंटी ली हो उसके मुस्तकबिल की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब हाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।